हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपनी ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? कैसे रहा आपका कल का संडे? बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास। हफ्ते में वेट किया जाता है ना, संडे आता है, हाँ संडे आएगा ना। एक अलग ही आप लोगों के मन में एक्साइटमेंट होती है ना संडे को लेकर। चलो बहुत अच्छी बात है, यही टाइम है, लेकिन यही टाइम के साथ साथ आपकी स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पहले क्लासेस हुई हैं आप लोगों ने देख ली होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस जो हैं होप सो इनके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके पेपर में छपने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मान के चलिए उनमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो आज के जो सेशन को चाहे आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आप अपने दिमाग में बिठा लो, कहीं भी आपको जहां भी सुटेबल रहता है आप उसको कर लीजिए। क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ, जो सेशन आपके पहले रह गए हैं उनको प्लीज आप किसी दिन टाइम निकाल के कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर बात समझ में आई? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन के खत्म होने पे प्लीज जरूर मुझे बता के जाइएगा कि आज का आपका एक्सपीरियंस, आज का आपका कैसा रहा, आज का आपका सेशन कैसा रहा, जरूर मुझे बता के जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आज का जो टॉपिक है वो जहांगीर से रिलेटेड होने वाला है। आज जो है हम जहांगीर के बारे में बात करने वाले हैं। जहांगीर के दरबार में जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम उस चीज़ को डीपली और गहराई से समझते हैं कि क्या कैसे हुआ था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हालांकि मुझे पता है जो स्टूडेंट जिन्होंने उससे जहांगीर किया है, मिडास
मिडावल इंडिया की है उन सभी को मिडावल इंडिया में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं जानती हूँ इस बारे में, लेकिन कहते हैं ना कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बताती है कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए आज इसी प्रैक्टिस को हम एक नए मोड में लेके जाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच, मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की त्रासदी, यहाँ पे त्रासदी देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेजेडी, क्या लिखा हुआ है, ट्रेजेडी, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, संधि कह सकते हो, क्या कह सकते हो, संधि, क्योंकि चित्तौड़ के लिए तो एक त्रासदी थी, क्योंकि जब मुगलों और राणा के बीच में, जब मेवाड़ के बीच में जो संधि हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी, वो एक तरह से, त्रासदी मतलब क्या होता है, दुर्घटना, त्रासदी मतलब क्या होता है, दुर्घटना, तो चित्तौड़ के लिए तो वो दुर्घटना ही थी। तो देखिए कई बार शब्दों का हेर फेर भी हो जाता है, तो कई बार हम शब्दों के हेर फेर के चक्कर में भी हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पे त्रासदी का मतलब क्या है, संधि है, क्या है, संधि है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, चित्तौड़ की त्रासदी किसके शासनकाल में हुई थी, मुगल ਅਤੇ मेवाड़ दे राणा विचकार चित्तौड़ दी त्रासदी किस दे राज विच हुई सी। त्रासदी से मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रीटी है, यहाँ पे संधि है। तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई थी कि जो काम अकबर कभी नहीं कर पाया वो काम उसके बेटे जहांगीर ने कर दिखाया। कैसे, आप सभी को याद होगा अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर 2 अभियान भेजे थे। कितने, 2 अभियान भेजे थे, आप लोगों को याद है, मैंने क्लास में करवाया था। एक भेजा था 1567 में जो चित्तौड़ अभियान था, क्या था, चित्तौड़ अभियान था। हालांकि इसमें अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन पूरी तरह से ये मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। एक आता है 1576 जिसे आप हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हो। किसका बोलते हो, हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हो। इसमें हालांकि अकबर जीत गया था, लेकिन वो महाराणा प्रताप को अपने अंडर में नहीं कर पाया था, क्योंकि महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे, युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। अब हम बात करते हैं जहांगीर की। तो ये काम किसने कर दिखाया, जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर ने क्या किया, उस टाइम पे मुगलों का राजा था, उसका सॉरी मेवाड़ का जो राजा था उसका नाम क्या था, अमर सिंह। क्या नाम था, अमर सिंह। ये कौन था, महाराणा प्रताप का बेटा था। जो अमर सिंह जो था वो महाराणा प्रताप का बेटा था। जहांगीर ने, उसके बेटे शाहजहां ने अमर सिंह पे इतना दबाव डाला था कि अमर सिंह जो है वो उनके साथ संधि करने को तैयार हो गया था। क्लियर, बात समझ में आई। इसे हम क्या कहते हैं, मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। कब हुई थी, 1615 में। किसके बीच में हुई थी, जहांगीर और किसके बीच में हुई थी, मेवाड़ के अमर सिंह के बीच में हुई थी। अमर सिंह को संधि करने के बाद में, ट्रीटी करने के बाद इतनी ग्लानि हुई, मतलब इतना पश्चाताप हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया कि मैं अब काम नहीं कर सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो अमर सिंह ने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था। तो देखिए चित्तौड़ की त्रासदी जिसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मुगलों और मेवाड़ों के बीच में जो संधि हुई थी जिसे हम चित्तौड़ की, इसे चित्तौड़ की त्रासदी भी कहते हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चन नया है कि जब मुगलों और मेवाड़ों के बीच में संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उसे हम क्या कहते हैं, चित्तौड़ की त्रासदी कहते हैं। ये किसके काल में हुई थी, जहांगीर के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि अकबर के टाइम पे तो क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें ये महाराणा प्रताप को इसने हरा तो दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप को ये पकड़ नहीं पाया था। इस वजह से अकबर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। शाहजहां की अगर हम बात करते हैं तो शाहजहां के टाइम पे भी राजपूतों का इतना नहीं रहा। औरंगजेब के टाइम पे राजपूतों का रहा था, लेकिन जो काम जहांगीर ने किया वो किसी ने भी नहीं किया। क्लियर, बात समझ में आई। तो इसे हम क्या कहेंगे, मुगल मेवाड़ संधि। क्वेश्चन आएगा कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1615 में। कब हुई थी, 1615 में। किसके टाइम पे हुई थी, जहांगीर ने। और जहांगीर ने इसको इस जहांगीर ने संधि करने के लिए किसको भेजा था, अपने बेटे खुर्रम, जिसे आप शाहजहां के नाम से जानते हो। शाहजहां जब गद्दी पर बैठा था उस टाइम पे उसने एक टाइटल लिया था जिसका नाम है शाहजहां, लेकिन शाहजहां का जो पहले नाम था वो क्या था, खुर्रम था। क्या नाम था, खुर्रम था। शाहजहां, जहां मतलब दुनिया, शाह मतलब राजा, दुनिया का राजा, दुनिया का राजा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में। तो मुगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, जहांगीर के टाइम पे हुई थी। और मेवाड़ का राणा कौन था, अमर सिंह था। कौन था, अमर सिंह था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। एनी डाउट किसी भी तरह का, समझ में आए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी,
क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था? हाँ जी बताइए, सबसे पहले जहांगीर, हालांकि जहांगीर के दरबार में बहुत सारे आए थे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि सबसे पहले पूछा गया है। तो बताइए कौन आया था सबसे पहले? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वास्को डी गामा तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप सभी को पता है ये 1498 में आया था, 1498 में आया था। बात समझ में? और जहांगीर का पूछा है, जहांगीर के पूछा तो जहांगीर का टाइम पीरियड कितना था? 1605 से लेकर 1627, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म होगी। 1498 हो ही नहीं सकता, उस टाइम तो मुगल भारत में आए ही नहीं थे, तो ये तो बात ही खत्म होगी। ये वही व्यक्ति है जिसने भारत तक पहुंचने वाले रास्ते, देखो स्टूडेंट एक चीज का मैं बात कर दूं, भारत की खोज नहीं हुई है, भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की खोज हुई है, ध्यान रखना। भारत खोज कैसे होगी? भारत तो करोड़ों सालों से, सदियों से चला आ रहा है, भारत की खोज कैसी होगी भाई? भारत तक पहुंचने वाले रास्ते की खोज हुई है। क्लियर, बात समझ में आई? तो वास्को डी गामा चलो है नहीं, निकोला कॉन्टी या निकोला मनुची जो था वो किसके टाइम पे था? औरंगजेब के टाइम पे। किसके टाइम पे? औरंगजेब के टाइम पे। जो मनुची था वो कौन था? मनुची जो था वो दारा शिकोह का एक फ्रेंड था और औरंगजेब के टाइम पीरियड में था। किसके टाइम पीरियड में था? औरंगजेब के टाइम पीरियड में था। तो बचा क्या? थॉमस रो और हॉकिंस। अब आप लोग मुझे डिसाइड करके बताइए कि सबसे पहले कौन आया था। हालांकि आप लोग मुझे आंसर दे चुके हैं इसका क्वेश्चन का, आप सभी को पता है थॉमस रो कब आया था? 1615 में। कब आया था? 1615 में। और हॉकिंस कब आया था? 1608 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हॉकिंस जो आया था सबसे पहले आया था जहांगीर के दरबार में, कब? 1608 में। और थॉमस रो कब आया था? 1615 में। और इस टाइम पे इंग्लैंड का राजा कौन है? जेम्स प्रथम। इंग्लैंड का राजा कौन है? जेम्स फर्स्ट। इंग्लैंड का राजा कौन है? जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट ने अपने राजदूत के रूप में किसे भेजा था? पहले किसको भेजा था? हॉकिंस को भेजा था। उसके बाद किसको भेजा था? थॉमस रो को भेजा था। हालांकि एक चीज का ध्यान रखिए, दोनों ही व्यापार बिजनेस करने की परमिशन मांगने आया था, याद रखिएगा। जेम्स प्रथम ने पहले हॉकिंस को बोला कि जाओ तुम जाके वहां पर अकबर से मिलो और अकबर से कहो कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। तो हॉकिंस को उस टाइम पे पता ही नहीं था कि अकबर तो मर चुका है, तो जब क्योंकि 1608 में आया था, अकबर तो मर चुका है 1605 में, तो इसने सोचा कि भाई जो गद्दी पे बैठा है वो अकबर बैठा है। तो इसने जैसे ही आया, ये कहाँ पे मिला था? कहाँ पे मिला था? जहांगीर से आगरा में मिला था। कहाँ पे मिला था? आगरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हॉकिंस है वो कहाँ पे मिला था? आगरा में मिला था। कहाँ पे मिला था? आगरा में। तो इसने जहांगीर को देखा, इसको पता ही नहीं था कि ये जहांगीर है, इसने सोचा अकबर है। जहाँ अकबर की तारीफों के पुल बांध दिए कि अकबर ऐसे, आपसे बढ़िया दुनिया में राजा कौन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जहांगीर ने कहा कि भाई आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरे पिताजी हैं और उनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। मैं उनका बेटा हूं जहांगीर और मैं गद्दी पर बैठा हूं। तो हॉकिंस को लगा कि यार मैंने तो काम गड़बड़ कर दिया। तो हॉकिंस ने कहा कि मैं यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन लेने आया हूँ, बिजनेस करने की परमिशन लेने आया हूँ। तो जहांगीर ने कहा कि हम आपको व्यापार करने की परमिशन नहीं दे सकते। तो कौन इस अभियान में असफल रहा था? हॉकिंस रहा था। हालांकि जहांगीर हॉकिंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। हॉकिंस जो था वो फारसी भाषा को जानता था। किस भाषा को? फारसी भाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम तुर्की भाषा, नहीं, फारसी भाषा आएगा बच्चे। इसमें क्या है? हॉकिंस आया, कहाँ पे मिला? कहाँ पे मिला? आगरा में मिला। कहाँ पे मिला? आगरा में मिला। किससे? जहांगीर से। और वहां पर उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। तो जहांगीर इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। किससे? हॉकिंस से। और हॉकिंस को इसने किस चीज का टाइटल दिया? इंग्लिश खान का। किसका टाइटल दिया? इंग्लिश खान। किसका टाइटल दिया? इंग्लिश खान का क्या दिया था? टाइटल दिया था। और क्या दिया था? और क्या किया था? 400 का मनसब दी, मतलब एक पोस्ट दी थी, 400 का मनसब दिया था। अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इतना ध्यान रखिएगा, हॉकिंस जो था वो जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में आया था, एक ब्रिटिश अधिकारी था। और इंग्लिश खान का इसे टाइटल दिया गया। इसने जहांगीर से कौन सी भाषा में बात की थी? फारसी भाषा में बात की थी। और ये आगरा में था। क्या? आगरा में मिला था। क्लियर, बात समझ में? लेकिन इसे परमिशन नहीं मिली थी। क्या नहीं मिली थी? परमिशन नहीं मिली थी। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले हॉकिंस आया, 1608 में आया। कहाँ पे मिला? आगरा में मिला। इसने फारसी भाषा में बात की थी। बेसिकली ये मिलने अकबर से आया था, लेकिन इसको पता नहीं था कि अकबर मर चुका है। जहांगीर इसे
बहुत इम्प्रेस हुआ, इसने फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने इसे चांसों का मनसब और क्या दिया, इंग्लिश खान का टाइटल दिया। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें थॉमस रो की, तो ये जहांगीर से कब मिला था, 1615 में मिला था। क्या मिला था, 1615 में। और ये जहांगीर से कहाँ पे मिला था, अजमेर में। कहाँ पे मिला था, अजमेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आता है। और याद रखिएगा जो थॉमस रो था, ये अपने जिस काम के लिए आया था उसमें सफल रहा था। इसे जहांगीर ने भारत में व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनी डाउट, किसी प्रकार की समस्या, दिक्कत, ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट? आप लोगों को लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन तो हमें आते हैं। आप लोगों को इसलिए आते हैं क्योंकि आप लोगों ने इसे कर लिया है, टॉपिक को आपने कर लिया है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो स्टूडेंट को नहीं आता वो कर लीजिए, जिनको आता है रिवीजन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे माइंड से बहुत सारी चीजें स्लिप हो जाती हैं, तो रिवीजन सबसे बड़ा अभ्यास है। अगर आप याद कर ले, अगर आप रिवीजन ना करें तो फाइनली आप एग्जाम को कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्लियर, बात समझ में आई। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हटे हैं कि किसके, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का राजा कौन था, जेम्स प्रथम था। उसका राजदूत कौन था, एम्बेसडर कौन था, सर थॉमस रो था। और किस वर्ष भारत आया था, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हटे हैं कि जहांगीर कब बैठा था, 1605 में बैठा था और 1627 तक रहा था, 1627 तक रहा था। तो आप बताइए, आप इस चीज को देखो, कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता स्टूडेंट। देखिए कई बार होता है, बहुत बार होता है, लेकिन अगर हमें इसके आगे पीछे का हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम बहुत ही इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि जहांगीर का टाइम पीरियड कितना, 1605 से 1627 था। ठीक है, अब ये देखिए 1516 तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है। 1516 तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1616 की। 1616 आपको याद आता है, मैंने जहांगीर से रिलेटेड 1616 कुछ करवाया था, याद है आपको? कुछ करवाया मैंने 1616 में, कुछ करवाया नहीं करवाया ना? ऐसे थोड़ा बहुत तो हमारी धुंधली यादें रहती हैं कि नहीं रहती हैं। तो 1616 तो कुछ है नहीं। 1615 में ट्रीटी हुई थी। क्या हुई थी, ट्रीटी हुई थी किसके, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। याद आया, मुगल मेवाड़ संधि जो अभी हम करके हटे हैं। बचा क्या, 1614 ये टाइम 1614 में भी कोई हमने खास घटना नहीं की, 1614 में भी हमने कुछ नहीं किया। तो देखिए स्टूडेंट 1615 के अंदर किसी को बता सकता है कोई इस क्वेश्चन का आंसर? अभी जस्ट हम इसको करके हटे हैं। ये देखिए ये क्या किया था हमने, ये किया था कि नहीं किया था? तो आप देखिए 1615 में दो सबसे स्पेशल घटनाएं घटी हैं। 1615 के अंदर दो स्पेशल घटनाएं घटी हैं, याद रखना। 1616 में भी कुछ नहीं हुआ, 1516 में भी कुछ नहीं हुआ, 1614 में भी कुछ नहीं हुआ। 1615 एक ऐसे डेट है जिसके अंदर दो स्पेशल घटनाएं घटी। एक क्या हुआ था, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। दूसरा, अंग्रेजों को व्यापार करने की परमिशन मिली थी। थॉमस रो कब आया था, 1615 में। कब आया था, 1615 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? कई बार हम सन को लेकर, ये जो ईयर है इनको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना जहांगीर के टाइम पे 1615 में दो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी थी। एक थॉमस रो आया था और एक मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। क्लियर है? एनी डाउट किसी भी तरह का? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने दर्शकों के बीच थॉमस रो का स्वागत किया। जहांगीर ने थॉमस रो का स्वागत कहाँ पे किया था? हाँ जी बताइए, जहांगीर ने थॉमस रो का स्वागत कहाँ किया? अभी हम जस्ट इसके पहले बात करके हटे हैं। मैंने आपको एक ही स्लाइड के अंदर सारा कुछ बता दिया था। देखिए जरूरी नहीं होता कि हम हर पूरे टॉपिक को लेकर उठाएं, हर टॉपिक के हम छोटे छोटे स्टेप्स को उठाएंगे जिससे कि आपको हर चीज आए। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक के अंदर मुझे सारा कुछ, एक क्लास के अंदर मुझे उस टॉपिक का सारा कुछ करवाना, नहीं। मुझे ये है कि हर टॉपिक के स्टेप बाय स्टेप को उठाना है जिससे कि आपको हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पार्ट आता हो, हर पार्ट आता हो। क्लियर? बात समझ में? अगर मैंने जहांगीर पूरा ही उठा लिया तो जहांगीर तो बहुत बड़ा है, जहांगीर तो बहुत बड़ा, अकबर भी बहुत बड़ा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट उठाएंगे जिससे कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। क्लियर? बात समझ में आई? तो जहांगीर ने दर्शकों के बीच थॉमस रो का स्वागत किया था। कहाँ
कहाँ पे किया था, बताओ भी कहाँ किया था, कहाँ किया था? फतेहपुर सिकरी जो थी वो तो अकबर की क्या थी, कैपिटल थी। अकबर की क्या थी, कैपिटल थी। जहांगीर के टाइम पे इसका कोई रोल नहीं था इतना, ठीक है। दिल्ली तो था नहीं, आप सभी को पता, अभी हम बात करके हटे ही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगरा और अजमेर की। आगरा में आप सभी को पता है कौन मिला था, हॉकिंस मिला था। कौन मिला था, हॉकिंस मिला था। कौन मिला था, हॉकिंस मिला था। और जहांगीर की कैपिटल कौन थी, पहले आगरा थी, क्या थी, आगरा थी। उसके बाद जहांगीर से थॉमस रो कहाँ पे मिला था, अजमेर में मिला था। कहाँ पे मिला था, थॉमस रो अजमेर में मिला था। याद रखिएगा, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जैसे हम याद रखते हैं डॉग, याद रखते हैं ना डॉग, आप याद रखना होग। आप क्या याद रखोगे, होग। होग से हॉकिंस और ग से आगरा। तो इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो याद रखिएगा होग। होग से ह से हॉकिंस, ग से आगरा। तो होग क्या बन गया, हॉकिंस और आगरा। और फिर बात करते हैं अजमेर। अजमेर बच गया तो थॉमस रो कहाँ मिल गया, अजमेर में। रो और रो अजमेर। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थॉमस रो जहांगीर से कहाँ पे मिला था, अजमेर में। क्लियर है, पिक्चर क्लियर हुई? एनी डाउट किसी भी तरह का, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, PS टेट का बैच शुरू हो चुका है 15 मई से। जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप हमारा ऑफिशियल नंबर 7710104040 पे डायल करेंगे तो आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल बादशाह का भारत में कोई भी मकबरा नहीं है? क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो बताओ भाई, आपने मुगल पीरियड पूरी तरह से कर लिया है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा मकबरा भारत में नहीं है। तो बताओ भाई, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे, ऑनलाइन औरंगजेब का मकबरा। हालांकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया, बहुत फटाफट आपके आंसर आए जा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी था। इजी इसलिए था क्योंकि आपने किया हुआ था। तो बताइए औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है, दौलताबाद में। कहाँ पे है, दौलताबाद में, साउथ में। कहाँ पे है, दौलताबाद साउथ में, ठीक है, जिसे हम, ठीक है, कहाँ पे है, दौलताबाद में। उसके बाद हम बात करते हैं अकबर की। तो अकबर का मकबरा कहाँ पे, आगरा के सिकंदरा में। आगरा के सिकंदरा में, ये भी भारत में है, ये भी भारत में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। दिल्ली भारत में है कि नहीं है, दिल्ली भारत में है, तो इसका मतलब ये भी सही है। बचा क्या, बाबर। देखिए स्टूडेंट, बाबर, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। बाबर का मकबरा पहले आगरा में था। कहाँ पे था, आगरा में था। लेकिन बाबर को काबुल बड़ा पसंद था। काबुल, इसकी अंतिम इच्छा यही थी कि जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। तब ये तो मर गया, अब किसी को पता ही नहीं चला। इसकी अंतिम इच्छा तो इसके मन में ही रह गई। तो इसने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम लिखा था, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाबर की आत्मकथा है, जो कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में है। इस आत्मकथा के अंदर लिखा हुआ है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा मकबरा कहाँ पे हो, काबुल में हो। ठीक है जी, ये बात किसी को पता नहीं चली क्योंकि किसी ने पढ़ी ही नहीं। फिर उसके बाद अकबर के टाइम पे अब्दुल रहीम खाना, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था, अकबर को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, तो अकबर के टाइम पे अब्दुल रहीम खाना जो अकबर का फ्रेंड था, अकबर ने उसको कहा था कि मेरे जो दादाजी ने किताब लिखी थी, दादाजी कौन हुए, बाबर हुए, क्योंकि हुमायूं किसका पिता है, अकबर का। हुमायूं बेटा किसका है, बाबर का। तो अकबर ने कहा कि मेरे दादाजी ने जो किताब लिखी थी ना वो तुम मुझे पढ़ के दिखाओ। तो अब्दुल रहीम खान ने किताब को पढ़ा और देखा भाई उसमें तो अंतिम इच्छा क्या लिखी हुई है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो जब अब्दुल रहीम खान ने किसको बताया, अकबर को बताया कि भाई बहुत बड़ी गलती हुई है, आपके दादाजी चाहते थे कि काबुल में दफनाया जाए, काबुल में मकबरा बने। तो अकबर ने कहा कि जल्दी जल्दी आगरा जाओ और वहाँ पे जहाँ पे उनकी जो समाधि है उसमें से जो भी बचा खुचा है उसको निकालो और वहाँ पे काबुल में दफनाओ। तो बाबर का मकबरा पहले कहाँ पे था, आगरा में, लेकिन उसके बाद उसे कहाँ ले गया, क्या, काबुल लेके गया। और काबुल में भारत में है या कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। आप सभी को पता है काबुल कहाँ पे है, भारत के बाहर है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में। कहाँ पे है, काबुल में। क्लियर, बात समझ में आई। बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जहांगीर की, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, लाहौर में। ये भी भारत से बाहर है,
ये भी भारत से बाहर है। हालांकि उस टाइम जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये भारत के अंदर था, लेकिन आज जब हमारा देश आज़ाद है तो लाहौर भारत में नहीं आता है। अगर यहाँ पे जहांगीर होता बाबर की जगह तो भी इसका आंसर जहांगीर सही होता। अगर ऑप्शन में दिया होता जहांगीर और बाबर दोनों, अगर नीचे लिखा होता ए और बी तो दोनों ही सही होते। क्यों? क्योंकि बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में, और जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। बचा किसका? शाहजहां का। तो शाहजहां का कहाँ पे है? शाहजहां का कहाँ पे है? आगरा में। शाहजहां का कहाँ पे है? आगरा में। क्लियर? बात समझ में आई? शाहजहां का कहाँ पे है? आगरा में। क्लियर है? बात समझ में आई? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट किसी भी तरह का? आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे देखो। मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी, मतलब हाई लेवल, पीक पॉइंट से हम कहते हैं, वहां पहुंच गई थी किसके टाइम पे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। हाँ जी बताओ, किसके टाइम पे मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी, पीक पॉइंट पे पहुंच गई थी? बताओ भाई स्टूडेंट, क्या आएगा इसका आंसर? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप सभी को पता है कि जब हुमायूं को, किसको? हुमायूं को किसके युद्ध में? कन्नौज के युद्ध में। किसके युद्ध में हराया गया? कन्नौज के युद्ध में हराया था। तो हुमायूं कहाँ पे चला गया था? ईरान चला गया था। कहाँ चला गया था? ईरान। ईरान का राजा कौन था? शाह मास्प था। शाह मास्प। ईरान का राजा कौन था? तहमास्प या शाह मास्प बोलते हैं। वहां पे चला गया। वहां पे देखा कि दो चित्रकार थे, एक का नाम था अबू समद, एक का नाम था मीर सैयद अली। क्या नाम था? अबू समद एंड मीर सैयद अली। इन दोनों को चित्रकारी करते देखा किसने? हुमायूं ने। बड़ा इंप्रेस हुआ कि क्या बात है, क्या चित्रकारी आती तुम लोगों को। तो हुमायूं जब ईरान से वापस आया था इंडिया तो अपने साथ इन दोनों चित्रकारों को लेकर आया था, जिसका नाम क्या था? अबू समद और मीर सैयद अली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मुगल काल के अंदर चित्रकला की शुरुआत किसके टाइम पे? चित्रकला की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? हुमायूं ने। किसने की थी? हुमायूं ने। पूछा क्या गया? पीक पॉइंट पूछा गया, मतलब हाई लेवल पूछा गया। अगर क्वेश्चन आता है कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी, तो किस शासक काल में? हुमायूं के काल में हुई थी। हुमायूं ने ही शुरू किया था। क्यों? क्योंकि हुमायूं कहाँ पे तक गया था? ईरान गया था। हम किसी चीज को देख के इंप्रेस होते हैं कि नहीं होते? तो हुमायूं कहाँ गया? ईरान गया। वहां पे उसने देखा कि उसके ईरान के शासक के पास तो रहा है, काफी टाइम पे रहा है ये, तो वहां पे उसने देखा मीर सैयद अली अबू समद को, देखा कि वाह क्या चित्रकारी करते हैं। तो इसने कहा कि जब मैं वापसी जाऊंगा तो साथ में लेके जाऊंगा। तब जब ये वापस आया दिल्ली तो अपने साथ इन दोनों चित्रकारों को लेकर आया था। तो भारत में मुगल काल के अंदर चित्रकला की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी? हुमायूं के काल में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन से एक नए क्वेश्चन मिल गया कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किस राजा के टाइम पे हुई थी, तो वो किस टाइम में? हुमायूं के टाइम पीरियड में हुई थी। अब पूछा क्या गया? पीक पॉइंट पूछा गया। हालांकि अकबर के टाइम पे भी बहुत सारे चित्रकार थे, जैसे दसवंत है, बसावन है, बहुत सारे चित्रकार थे, लेकिन एक हाई लेवल होता है ना, वो किसका था? जहांगीर का टाइम पीरियड था। किसका टाइम था? जहांगीर का। क्यों? क्योंकि जहांगीर के बारे में अगर मैं हम बात करूं, जो जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, जैसे कि मान लो अबुल हसन, मंसूर, ये जो थे विंशन दास, ये जो थे वो जहांगीर के टाइम पे चित्रकार थे। जो मंसूर था वो व्यक्ति चित्र मतलब इंसानों के चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा फेमस था, और जो हसन था वो क्या था? पक्षियों के चित्र बनाने में बहुत फेमस था। मतलब कि आप ये देखिए, जो मंसूर था और जो हसन था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। जो मंसूर था वो पशु पक्षियों के, फूलों के चित्र बनाने में इतना फेमस था कि जहांगीर उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस था। और जो हसन था वो जो व्यक्ति के चित्र होते हैं, जो मनुष्य के चित्र होते हैं, मानव हमारे जैसों के चित्र बनाने में बहुत फेमस था। कौन? हसन जो था व्यक्ति चित्र बनाने में, और जो मंसूर था वो फूलों, पक्षियों और ये जानवरों के चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा फेमस था। इसलिए जहांगीर ने क्या कहा था? जहांगीर की जो आत्मकथा है, जहांगीर की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है तुज़ुक-ए-जहांगीरी। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तुज़ुक-ए-जहांगीरी। तुज़ुक-ए-जहांगीर।
तुजुक-ए जहांगीरी, तुजुक-ए जहांगीरी याद रखिएगा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक-ए बाबरी। और जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक-ए जहांगीरी। बाबर की आत्मकथा कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। और तुजुक-ए जहांगीरी कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। तो इस किताब के अंदर जहांगीर क्या कहता है वो सुनो। जहांगीर कहता है कि अगर मेरे सामने कोई चित्र लेकर आया जाए, कोई चित्र लेकर आया जाए और ये चित्र जो है वो अलग अलग व्यक्तियों ने बनाया हो, अलग अलग व्यक्तियों ने बनाया हो, तो मैं इस चित्र को देख के बता सकता हूँ जो मेरे दरबार में रहते हैं कि ये चित्र किस किस व्यक्ति ने कौन सा चित्र बनाया होगा। देखो कितने बड़ी एक वो हुनर है। जहाँ कहते हैं कि जहांगीर का किस चीज़ में सबसे ज़्यादा हुनर था, तो वो था चित्रकला में। किस चीज़ में हुनर था? चित्रकला। जहांगीर फेमस किसके लिए? अपने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। और जहांगीर जहांगीर में हुनर किस चीज का था? चित्रकला का हुनर था। तो जहांगीर जो था वो उसने लिखा हुआ ये क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति ने, किस राजा ने कहा है कि अगर मेरे सामने एक चित्र लाया जाए और उस चित्र को बताया जाए कि किन किन चित्रकारों ने बनाया है, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि वो चित्र किन किन चित्रकारों ने बनाया है। तो वो, और ये बात में किसमें कही गई? तुजुक-ए जहांगीरी में। तुजुक की जो क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है, जो कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में है। तो जहांगीर के टाइम पे मुगल चित्रकला जो है पीक पॉइंट पे पहुंच गई थी। और हुमायूं के टाइम पे मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी। अकबर के टाइम पे बहुत सारे चित्रकार थे, जैसे है दसवंत है, बसावन है। ये जहांगीर अकबर के टाइम के चित्रकार थे। मीर सैयद अली, अबू समद, ये भी अकबर के टाइम पे थे। अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर के टाइम पे अबुल हसन है, मंसूर है, विंशन दास है, ये जो थे वो सारे जहांगीर के टाइम पे थे। और अगर हम शाहजहां की बात करते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता मुगल स्थापत्य कला का चरम पॉइंट क्या था, मुगल स्थापत्य कला का पीक पॉइंट कौन था, तो वो कौन था? शाहजहां था। क्योंकि शाहजहां ने इतना आर्किटेक्चर में काम किया था। आप सभी को पता है आगरा का लाल किला जो था उसे व्हाइट संगमरमर में चेंज किया था, ताजमहल बनाया था, आगरा के अंदर अपने जामा मस्जिद बनाई थी, दिल्ली के अंदर लाल किला बनाया था। तो ये काम किसने किए थे? शाहजहां ने किए थे। तो शाहजहां का जो अगर क्वेश्चन आता कि मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंच गई थी, पीक पॉइंट पे पहुंच गई थी, तो वो किसके टाइम पे थी? शाहजहां के टाइम पे। अगर पूछा गया कि मुगल चित्रकला पूछी गई तो वो जहांगीर के टाइम पे आता है। अगर क्वेश्चन आता कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किस राजा के टाइम पे हुई थी, तो वो हुई थी हुमायूं के टाइम पीरियड में। देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस निकल के आए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने कितने क्वेश्चन निकाल लिए कि स्थापत्य कला शाहजहां के गोल्डन पीरियड, मुगल स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है? शाहजहां के टाइम पीरियड को कहा जाता है। जहांगीर के टाइम पे मुगल चित्रकला पीक पॉइंट पे पहुंच गई, चरम पे पहुंच गई। और मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके टाइम पे हुई थी? हुमायूं के टाइम पीरियड में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बात समझ में आ गई? एनी डाउट? किसी भी तरह का समस्या, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? अभी जस्ट हम ये बात करके हटे हैं कि एक व्यक्ति जिसने कहा कि मैं, अगर मेरे सामने कोई भी चित्र लाया जाए तो मैं उसको देख के बता सकता हूँ कि वो चित्र किस व्यक्ति ने बनाया है, किस किस पर्सन ने बनाया है। और ये बात किस किताब में लिखी गई? किस में लिखी गई है? ऑनलाइन किस में लिखी गई है? जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, किस में लिखी गई है? हाँ जी, क्या वो बाबर की आत्मकथा में लिखी गई है? तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी। क्या वो बाबर की आत्मकथा में लिखी गई है? तुजुक-ए बाबरी। क्या वो अकबरनामा में लिखी गई है? क्या वो अकबरनामा में लिखी गई है? बताइए, क्या वो किसमें? औरंगजेब की किताब में लिखी गई है? क्या वो जहांगीर की किताब में लिखी गई है? तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए जहांगीरी, तुजुक-ए जहांगीरी किस में लिखी गई है? कौन सी भाषा? पहले तो मुझे ये बताओ ये कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में। क्योंकि आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अभी हम इसके बारे में बात करके हटे हैं। आप सभी को पता है आत्मकथा पूछी गई है, तो वैसे भी अकबर ने कोई आत्मकथा नहीं लिखी, औरंगजेब की कोई अपनी आत्मकथा नहीं है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। देखो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, सिर्फ जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है और बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। आप सभी को पता ही है कि मुगल काल में सिर्फ 2 ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। एक का नाम है बाबर, तुजुक-ए बाबरी, और एक का नाम है जहांगीर, तुजुक-ए जहांगीरी। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते तो एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसने फुतुहाते
फिरोजशाही लिखी थी। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुसरो किस मुगल सम्राट का पुत्र था? खुसरो जो था किस मुगल सम्राट का पुत्र था? भाई आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि आप सभी को पता है खुसरो जो किसके, सिख गुरु अर्जुन देव, सिख गुरु 5वें अर्जुन देव जो थे उनकी शहीदी का सबसे बड़ा कारण बना था। जो किसका बेटा था? हाँ जी, किसका बेटा था? जल्दी जल्दी बताइए। क्या अकबर का बेटा था? क्या वो जहांगीर का, शाहजहां का, बहादुर शाह प्रथम का? हाँ जी बताइए, किसका बेटा था खुसरो? किसने अपने पिता के खिलाफ बगावत की थी? किसने अपने पिता के खिलाफ बगावत की थी? हाँ जी, खुसरो ने की थी। वो किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा था। बिल्कुल सही ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको याद ही है खुसरो जो था वो, जो खुसरो था वो कहाँ गया था? गुरु अर्जुन देव जी से मिलने गया था। किससे मिलने गया था? गुरु अर्जुन देव जी से मिलने गया था। अर्जुन देव जी ने इनको क्या दिया था? क्योंकि वो एक धार्मिक नेता थे तो उनका फर्ज था आशीर्वाद देना, उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन इस बात का जब जहांगीर को पता चला तो जहांगीर ने कहा कि आपने राजनीति में दखलंदाजी की है, आपने मेरे बेटे का साथ दिया है, इस वजह से गुरु अर्जुन देव जी को क्या कर दिया गया था? शहीद कर दिया गया था। और खुसरो को क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया गया था और वहीं पर इसे क्या कर दिया था? मार दिया गया था। किसे? खुसरो को मार दिया गया था। तो वो किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप सभी को पता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, बात समझ में आई? एनी डाउट? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? हाँ जी, इंग्लिश मास्टर गाइडर का बैच स्टार्ट हो चुका है, आज ही स्टार्ट हुआ है 27 मई को। जिसने अभी तक एनरोल नहीं करवाया, जो स्टूडेंट मास्टर गाइडर की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, वो जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नूरजहां की जुंटा का सदस्य नहीं था? जुंटा मतलब होता है ग्रुप, नूरजहां जुंटा मतलब क्या होता है? ग्रुप। जुंटा मतलब क्या था? ग्रुप। मतलब नूरजहां का अपना एक ग्रुप बना हुआ था, जैसे 4 फ्रेंड्स का अपना एक ग्रुप बना होता है ना, उसी तरह से नूरजहां का अपना एक ग्रुप बना हुआ था। यहाँ पे पूछा क्या गया है, इसमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो नूरजहां का उस जुंटा का, उस ग्रुप का मेंबर नहीं था? तो सबसे पहले हम नूरजहां की बात करते हैं। नूरजहां जो किसकी पत्नी है? जहांगीर की पत्नी है। नूरजहां का असली नाम क्या है? मैरुनिसा बेगम। क्या नाम था? मैरुनिसा बेगम था। ये जो थी मैरुनिसा बेगम, ये इसकी शादी हुई थी एक शेर अफगान से, अली कुली खां जिसे हम कहते हैं शेर अफगान। उसने एक शेर को मारा था, इस वजह से शेर अफगान कहा जाता है। वैसे इसके पति का नाम अली कुली खां था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। हुआ क्या, अली कुली खां की जल्दी ही डेथ हो गई थी, वो मर गया था। तो जो नूरजहां थी, मैरुनिसा बेगम जिसे हम कहते हैं, जहांगीर ने अभी तक उसको देखा नहीं था। मैरुनिसा बेगम जो है वो जहांगीर के दरबार में एक सलीमा बेगम थी, उसकी नौकरानी बनकर आई थी कि मैं उसकी नौकरानी के रूप में काम करूंगी। मैरुनिसा जो थी बहुत सुंदर थी। एक बार क्या हुआ था, एक त्यौहार था, नौरोज का त्यौहार था, उसमें सभी लेडीज जो है वो खड़ी थी। तो जहांगीर उस टाइम से जा रहा था तो उसने नूरजहां मैरुनिसा को देखा और उसको देखते ही वो उससे मतलब अपना दिल दे बैठा और उसे प्यार करने लगा और कहा कि मैं इससे ही शादी करूंगा। तो उसने, जहांगीर ने मैरुनिसा से क्या कर ली? शादी कर ली और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया? नूरजहां। जहां मतलब होता है दुनिया, नूर मतलब होता है सुंदर। इस दुनिया में तुमसे सुंदर कोई भी लड़की नहीं है। क्लियर, बात समझ में आई? तो नूरजहां एक बहुत ही ज़्यादा होशियार और एक बहुत ही इंटेलिजेंट जिसे हम कहते हैं ना चालाक, वो थी। क्यों? क्योंकि नूरजहां ने आते ही जहांगीर को अपने क्या कर लिया? काबू में कर लिया और पूरी राजनीति को अपने अंडर में कर लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुगल काल की पहली ऐसी औरत थी जिसके किसी भी अगर कोई भी काम करवाना है तो नूरजहां के साइन होने बहुत जरूरी थे। ये जहांगीर के साथ उसके बगल में उसकी कुर्सी पर बैठती थी, जहांगीर के साथ में बैठती थी। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया था उस टाइम पे। नूरजहां ने जहांगीर को शराब में इतना ज़्यादा व्यस्त कर दिया, बिजी कर दिया कि खुद ही सारे राजकाज को संभालने लगी थी। तो नूरजहां ने अपना एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप के अंदर कौन था?
उस ग्रुप के अंदर कौन था? एक तो उसके पिता थे गियास बेग, उसके पिता थे गियास बेग, पिता नूरजहां के पिता का नाम क्या था? गियास बेग था, जिसे जहांगीर ने, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर लड़की को पटाना है तो उसके माँ बाप को पटाना पड़ेगा, तो नूरजहां के पिता गियास बेग को जहांगीर ने इताम दौला का टाइटल दिया था। ये मुगल काल का सबसे बेस्ट टाइटल था, उपाधि थी गियास बेग को। किसको? जहांगीर ने अपने ससुर गियास बेग को किसका टाइटल दिया? इताम दौला का टाइटल दिया था। तो इसके ग्रुप में कौन था? इसका पिता था गियास बेग, आसफ खान नूरजहां का भाई था, नूरजहां का भाई था आसफ खान, नूरजहां का भाई था आसफ खान, खुर्रम शाहजहां ये जहांगीर का बेटा था। ये जो था, जब तक इसकी शादी, खुर्रम की शादी जब तक मुमताज से नहीं हुई थी ना, तब तक ये नूरजहां ग्रुप में था, नूरजहां गुंटा में था, नूरजहां जुंटा में था। जैसे ही इसकी शादी मुमताज से हुई, जो जहां नूरजहां है वो इससे नफरत करने लगी थी, और खुर्रम भी नूरजहां से नफरत करने लग गया था। इस वजह से ये शाहजहां भी इसमें था। और इसके अलावा नूरजहां की माँ थी असमत बेगम। क्या नाम था? असमत बेगम। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, वो भी नूरजहां जुंटा में शामिल थी, नूरजहां जुंटा में शामिल थी। तो याद रखिएगा, नूरजहां जुंटा में 4 मेंबर थे। एक तो नूरजहां खुद थी, दूसरा उसके पिता गियास बेग थे, तीसरा उसकी माँ, उसका भाई आसफ खान था, आसफ खान की बेटी थी मुमताज़, मुमताज़ जिसे हम कहते हैं, उसकी वो किसकी बेटी थी? आसफ खान की बेटी थी। और कौन था? शाहजहां भी इस ग्रुप में शामिल था। उसके बाद जब गद्दी को लेकर जब लड़ाई शुरू होती है तो जो खुर्रम है वो इस ग्रुप से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा उसकी माँ असमत बेगम भी थी। किसकी? नूरजहां की माँ असमत बेगम भी थी। परफ्यूम लगाते हैं हम, परफ्यूम, तो गुलाब के इत्र मतलब परफ्यूम होता है। परफ्यूम का आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम ने किया था। किसने किया था? असमत बेगम ने था। सिर्फ नूरजहां ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? जहांगीर शामिल नहीं था, क्योंकि जहांगीर को तो होश ही नहीं था, जहांगीर को तो होश ही नहीं था। क्लियर? बाद में वो तो सारा दिन शराब में डूबा रहता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नूरजहां ग्रुप में कौन नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नूरजहां गुंटा में कौन कौन से सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा, और कौन नहीं था ये भी याद रखिएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? समझ में आया तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑनलाइन एनी डाउट किसी भी तरह का? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो कौन आएगा? जहांगीर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा में इताम दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? अब सभी को इसका क्वेश्चन का आंसर याद होगा। मैंने आपको बताया था कि एक लड़की जो अपने पिता को फेमस करना चाहती थी कि उनके मरने के बाद भी उनको याद रखा जाए, तो वो कौन थी? कौन थी? किसके द्वारा बनवाया गया था? ये नहीं पूछा किसके काल में बनाया गया था, किसके टाइम पीरियड में बनाया गया था, नहीं, ये पूछा कि किसके द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? याद करो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? नूरजहां, क्योंकि नूरजहां अपने पिता गियास बेग को क्या करना चाहती थी? फेमस करना चाहती थी कि मरने के बाद में भी इनको याद रखा जाए। तो गियास बेग को एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम था इताम दौला। क्या नाम था? इताम दौला। इसने आगरा में क्या बनवाया था? इताम दौला का मकबरा बनवाया था। इताम दौला का मकबरा बनवाया था, जो मुगल काल की पहली पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई इमारत थी। संगमरमर क्या? एक तरह का पत्थर है, व्हाइट पत्थर होता है संगमरमर, आपने सुना ही होगा। तो मुगल काल की पहली संगमरमर की बनी हुई इमारत कौन सी है? तो वो कौन सी है? इमारत समझते हो ना, बिल्डिंग, वो कौन सी? इताम दौला का मकबरा है, जो कहाँ पे है? आगरा में है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें ही सबसे पहले पितृदूरा का यूज किया गया है। पितृदूरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पितृदूरा? हाँ जी, ऑनलाइन बताइए, पितृदूरा का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ये जो संगमरमर का जो पत्थर है ना, इस संगमरमर के पत्थर पर सोने, चांदी, हीरे, मोती से जो जड़ावट की जाती है, जो क्या किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। आप लोगों को पता ही है, जो सिप्पी सितारे होते हैं, जो सूट पे कसे जाते हैं, सूट पे लगाए जाते हैं, तो वो संगमरमर के जो पत्थर है, मान लीजिए संगमरमर का पत्थर है, इस पे सोने, चांदी और हीरे पत्थर से जो सजावट की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पितृदूरा कहते हैं। और मुगल काल की पहली इमारत है, या कह लो भारत की पहली इमारत है जिसमें पितृदूरा का यूज किया गया है, तो वो कौन सा है? इताम दौला का मकबरा है। और मुगल काल की पहली संगमरमर से बनी हुई इमारत कौन सी है? हालांकि ताजमहल था, लेकिन वो शाहजहां के टाइम पीरियड में था। तो पहली पूछा गया, तो पहली जो पूरी तरह से संगमरमर की बनी हुई इमारत कौन सी है? तो वो कौन सी है?
एतामदौला का मकबरा, जो किसने बनवाया था? नूरजहां ने। अगर क्वेश्चन आता है कि एतामदौला का मकबरा किसके टाइम पीरियड में बनाया गया, तो उस टाइम पे राजा कौन था? जहांगीर था। लेकिन पूछा गया किसने बनवाया था, तो वो कौन थी? नूरजहां थी। अपने पिता को क्या करना चाहती थी? फेमस करना चाहती थी, इसलिए उसने आगरा में एतामदौला का मकबरा बनाया। मुगल काल की पहली संगमरमर की इमारत एतामदौला का मकबरा, और मुगल काल में पहली बार पित्तरदूरा का यूज किया गया था, तो वो किसमें? पित्तरदूरा। पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पित्तरदूरा, तो संगमरमर के पत्थरों पर हीरे, सोने, चांदी से जो जड़ावट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पित्तरदूरा कहते हैं। शाहजहां आपको पता ही है ताजमहल बनाया था अपनी प्रियतमा के लिए। जहांगीर इसने क्या बनाया था? क्या बनवाया था? अपने पिता अकबर का मकबरा बनवाया था आगरा के अंदर। अकबर ने क्या बनवाया था? अकबर ने पिता अकबर के टाइम पीरियड में उसके पिता हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। क्लियर? बात समझ में आए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑनलाइन एनी डाउट किसी भी तरह का? आगे बढ़े। हाँ जी, इंग्लिश का बैच शुरू हो गया 27 मई को। इसके अलावा जूलॉजी बॉटनी का बैच भी जो स्टार्ट होने वाला है मास्टर गाइडर का। इसके अलावा जूलॉजी बॉटनी, केमिस्ट्री, इनका बैच भी स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो भाई, हिस्ट्री विद रितु मैम। साथ ही स्टूडेंट मैं भूल गई थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया था टेलीग्राम पे या फिर क्लास में, और जब हम शाम को क्लास लगाई है तो जो आप लोगों के कमेंट आए थे उनके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों, आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से मेरा जो दिन था वो एक स्पेशल बन गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। ईश्वर करे कि आपकी जो भी इच्छा है, आपका जो भी सपना है वो जल्द ही जल्द पूरा हो जाए। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। और यही कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले क्लासेस नहीं देखी वो देख लीजिएगा, आज की क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट क्लास कैसी लगी जाते जाते जरूर बताइएगा, चाहे टेलीग्राम पे बताओ चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर बताना आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी करो, अपने संकल्प को पूरा करो और साथ ही साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को PSTET का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोड्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, PSTET क्या लिखना है, आपको PSTET लिखना है। क्या लिखना है, PSTET मई। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक
पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा। इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं, आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।